हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं देवभूमि ब्लॉगर्स। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, जैसा कि वीडियो के टाइटल से आप लोग को पता चल ही चुका है। ये वीडियो है मेरा जो मैंने केदारनाथ का जो मैंने ट्रिप किया था, राइड करी थी, बाइक से सोलो गया था, उससे संबंधित है। और अभी यदि आप लोगों ने मेरा केदारनाथ वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल में जाके ज़रूर देख लें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि मैंने टोटल केदारनाथ का सफ़र कितने दिन में तय किया और कैसे कैसे क्या खर्चा हुआ मेरा और मैं कैसे गया था। पूरा रोड जो कौन से रूट से गया, कहाँ रुका और कितना खर्चा हुआ। बाकी मैं केवल केदारनाथ गया था, वहाँ से सीधे घर आया था। और जैसे कई लोग जाते हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, चोपता, बद्रीनाथ, इस तरह का पूरा राउंड ट्रिप करते हैं। मैंने वो नहीं किया था, मेरे पास थोड़ा सा छुट्टियों का इशू था उस समय, और जो भी 4-5 दिन मिले थे मैंने यूज़ किए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लोगों को शेयर कीजिए। और यदि आप लोगों के लिए कुछ जानकारी मिलती है मेरे वीडियो से तो मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसे बन रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए मेरे वीडियोज़ में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियोस के बारे में। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे मेरा रूट हुआ था। मैं पूरा आपको डिटेल बताऊँगा। कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी होटल का, किसी उसका प्रमोशन करना है। नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा नहीं उसी होटल पे रुका था तो आप भी वहीं रुको, मैंने वहाँ खाया था तो आप भी वहीं खाओ। मेरा सफ़र की शुरुआत ऐसे होती है। मैं सफ़र जो शुरू किया मैंने सुबह 6 बजे मैं अपने घर से चला यहाँ रुद्रपुर से, और पूरा दिन राइड करी। बीच में एक आध दो जगह रुका भी, आधा एक घंटे का 1-2 जगह ब्रेक लिया। और शाम को करीबन 8:30 बजे मैं सोनप्रयाग पहुंच चुका था। जो लोग केदारनाथ के बारे में जानते हैं उन्हें पता है, सोनप्रयाग बाइकें गौरीकुंड तक जाती हैं। वो उस समय जाती हैं जब भीड़ भाड़ कम हो, और जब भीड़ भाड़ वगैरह होती है, गौरीकुंड में पार्किंग फुल होती है तो गौरीकुंड तक बाइकें भी नहीं जाने देते हैं, अदरवाइज़ बाइकें जाती हैं गौरीकुंड तक। तो सोनप्रयाग में 8:30 बजे पहुंचा, वहाँ बाइक खड़ी करी, रूम लिया। तो अब मैं आपको एक चीज़ डिटेल बताता हूँ। तो मेरा सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक कम से कम भैया 14 घंटे की ड्राइव, 14 घंटे की ड्राइव रही। और ये ड्राइव मैंने शुरू करी रुद्रपुर, भीमताल, भवाली, रानीखेत, द्वारहाट, गैरसैंण, और गैरसैंण के बाद मैं गया उधर गौचर होते हुए। मैंने अपना ये वाला रूट अपनाया। आगे जाके तो जैसे कई अभी आप लोग गूगल मैप में डालेंगे तो आ जाएगा। मैं भी फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने भी गूगल मैप में ही डाला था, तो मुझे नियरेस्ट, मेरे को ये एक तरफ से पड़ा था 370 के लमसम, थोड़ा 1-2 किलोमीटर का फ़र्क होगा, 370 के लमसम पड़ा था एक तरफ। और इसमें मेरा तेल कितना खर्चा लगा, इसमें मेरा तेल लगा, मैंने करीबन 1.5 टैंक मतलब तेल यूज़ किया। एक टैंक एक बार मैं जब यहाँ से गया तो टैंक फुल कराया, पहुँचा। लौटते समय जब मैं गैरसैंण पहुँचा था तो गैरसैंण से मैंने जो अपना टैंक फिर फिलअप करा लिया, जो टॉपअप करा लिया कि जितना उसमें खाली हुआ था उतना फिर भरवा लिया। तो मैं उससे कम से कम 1.5 टैंक समझूंगा, क्योंकि वापस आने के बाद भी मेरे पास बाइक में काफ़ी तेल था। वापस आने के बाद भी करीबन मैं 100 किलोमीटर तक बाइक चलाई, उसके बाद रिजर्व में आई। तो 1.5 टैंक मेरा बाइक में तेल लगा। और अब तो रेट ज़्यादा हो गया है, तो उस समय कुल मिला के मेरा जो तेल था 1700-1800 के आसपास के तेल में हो गया था काम। ये तो हो गया मेरा तेल का और जाने का। मैं यहाँ से सुबह उठा था 6 बजे, अपना ड्राइव स्टार्ट कर दी थी मैंने, 8:30 बजे तक पहुँच गया था। रास्ते में मैं खाना खाने के लिए चौखुटिया में पहुँचा था। जब चौखुटिया पहुँचा था तब वहाँ मैंने दोपहर का नाश्ता वास्ता किया था। और चाय वाय के लिए मैंने जब सुबह चला यहाँ से चाय पीने के लिए
कैंची धाम कई लोग जानते हैं, कैंची धाम के आसपास जो दुकानें हैं वहाँ रुका था, वहाँ चाय और ब्रेड वगैरह खाया था। उसके बाद वहाँ से सीधे अपना चला। चाय ब्रेड में मुश्किल से 50 रुपये खर्चा। और खाने का तो मेरा इतना कुछ ज़्यादा हेवी डाइट है नहीं, मैं शरीर से भी ऐसी ही हूँ, तो नॉर्मल दाल चावल तो 100 रुपये की प्लेट थी, तो 150 रुपये तो मेरा ये खर्चा हो गया एक दिन के खाने का। और उसके बाद जब मैं सोनप्रयाग पहुंचा तो वहाँ एक्चुअली क्या होता है, वहाँ रहने के लिए जो हम रूम वगैरह चाहिए होते हैं वो रूम मिल जाते हैं, बट आप सोलो, जैसे मैं गया था तो सोलो में रूम नहीं देते हैं। सोलो में वहाँ उनके पास एक ऑप्शन होता है हॉल का, बेड का ऑप्शन होता है कि आपको एक बिस्तरा दे देंगे बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए। आप अपने ओढ़ने के लिए लाइए, अपना बैग अपने सिरहाने रखिए, अपनी जिम्मेदारी पे सो जाइए। आपको 100 रुपये 150 रुपये लेता है वो। बट मेरे साथ ये था कि मैं अकेले गया था और कोई संग था नहीं। मुझे डर ये था कि मान लो रात को कुछ सामान चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, तो वहाँ ऐसा कुछ वो नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए मैंने कहा नहीं, ये लेने से बेटर है कि थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा पर सेफ्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग कुछ सामान कैरी करते हैं, कैश वगैरह कुछ भी है, अपने अपने तरीके हैं। तो मैंने वहाँ रूम ढूंढा, तो सोलो के लिए तो रूम थे नहीं उनके पास डबल के लिए 3 लोगों के लिए रूम थे। तो मैंने एक से बात करी तो उसने बोला नहीं भैया सिंगल के लिए लिए हैं। तो मैंने ऐसी बोला सिंगल कहाँ जाएगा, फिर सिंगल सड़क पे तो सोएगा नहीं भाई। उसने बोला अरे भैया ऐसे परेशान मत हो, मैं देता हूँ। तो उससे पता किया, वहाँ रूम मिला मुझे। उसका नंबर मेरे पास अभी तो शायद है नहीं, देखूँगा, होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। रूम पता किया तो उसने मुझे 800 रुपये में रूम दिया और खाना अलग से था वहाँ पे भी। तो खाना क्या था, ऐसा मैं ज़्यादा डाइट करता नहीं, खाने का मेरा फिर 100 रुपये आया, कोई दिक्कत नहीं। 100 थाली का हिसाब रहता है, 100 रुपये 110 रुपये थाली या 150 रुपये थाली का रहता है, वो थाली का ही अपना हो गया, निपट जाता है। रूम लिया मैंने 800 रुपये का रूम जब मैंने लिया तो रूम के अंदर फैसिलिटीज़ अच्छी थी, मतलब अंदर ही वॉशरूम वगैरह बहुत बढ़िया सा था। और मुझे उसमें 3 बेड मिले थे, तो 3 बेड का मतलब हो गया तीनों की रजाई ओढ़ने के लिए मुझे मिल गई थी। ऊपर से मैं लेके गया था अपने लिए, वो तो ठंड की कोई टेंशन नहीं थी। फिर दूसरे दिन जब सोनप्रयाग में 8:30 बजे पहुंचा, खाना वाना खाया, आराम किया। अब आता है दूसरा दिन क्या होता है, हम सुबह उठते हैं नॉर्मली, कोई इतनी जल्दी सुबह 4 बजे 3 बजे तो मैं उठा नहीं, नॉर्मली 6 बजे करीबन उठा, बाहर गया नीचे, पता किया वहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन कराया, फिर वापस रूम में आया, अपना बैग पैक किया और चल दिया। वहाँ क्या होता है, हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक उनकी एक जीप होती है, वो 30 रुपये पर हेड लेती है, गौरीकुंड तक ले जाती है। और वो भी सीजनल पे है, कभी कम भी ले सकती है, ज़्यादा भी ले सकती है। तो 30 रुपये पर हेड लेती है। तो मैंने फिर फटाफट अपना वही बैग पैक करके गया, जीप में बैठे। और उस समय ये होता है कि कई लोग मिल जाते हैं, अनजान भी होते हैं, तो जान पहचान जैसे हो जाते हैं। कई लोगों ने करे होंगे ट्रिप, तो सबसे बातचीत करते करते आराम से हम 2-3 लोग और मिल गए थे साथ के, वो दिल्ली से थे। तो गए हम लोगों ने, जीप में बैठे, आज गौरीकुंड पहुँचे। गौरीकुंड से फिर एक छड़ी ली और पैदल यात्रा शुरू करी। पैदल यात्रा शुरू करते करते हमें 8 साढ़े 8 बजे हमने लगभग गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू करी। और चलते चलते शाम के 6:30 बजे मैं ऊपर मंदिर केदारनाथ पहुंचा। धीरे धीरे गए, रास्ते में रुकते रुकते गए। रास्ते में कई सारी जगह आपको पीने के लिए पानी की वहाँ कोई टेंशन नहीं है, आप खाली बोतल भी ले जाओगे तो आपको पानी मिल जाएगा। पानी और नींबू पानी, खीरा, मतलब शरीर को तरावट देने की बहुत सारी चीज़ें आपको जगह जगह मिल जाएंगी। जगह जगह आपको मैगी वगैरह मिल जाएंगे। बट ये कि रास्ते में खाना मेरे हिसाब से महंगा है वहाँ। यदि आप पैदल जो रास्ता है उसमें हर चीज़ महंगी है, तो इसलिए अच्छा हो कि आप जब इधर से चलें सोनप्रयाग से या गौरीकुंड से, तो अपना डाइट वाइट लेके या थोड़ा बहुत जो भी फल फ्रूट लेके, मैं तो एक्चुअली फल फ्रूट लेके और पानी लेके चला था, तो रास्ते में कहीं खाने की मुझे पड़ी नहीं। पर दोपहर को जब रामबाड़ा पार किया था तो उसके बाद ऊपर एक जगह मैंने थोड़ा बहुत मैगी खाई थी। तो फिर दोपहर बाद हम जब ऊपर लास्ट पहुँचे, शाम को मैं करीबन 6 बजे के बाद पहुँच गया था वहाँ। 6:30 बजे से आरती शुरू हो जाती है। और जब मंदिर पहुँचा फिर वहाँ वही समस्या कि भैया, सबसे पहले माइंड में ये आया कि अब पहुँच तो गया हूँ, अब यहाँ रुकूँगा कहाँ, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे कैंप टेंट वेंट लगे हैं, तंबू लगे हुए थे। तो कई तो ग्रुप में आते हैं, कई अपना लेके आते हैं कैंपिंग करने, कई फैमिली आती हैं, बहुत तरह के लोग आते हैं। कई मेरे जैसे भी आते हैं जो सोलो होते हैं, सुबह मुँह उठाए और चल दिए केदारनाथ, तो इस तरह के भी होते हैं। मैं गया, सबसे पहला माइंड में आया कि रूम का,
क्योंकि एक्चुअली क्या था कि मैं फ़र्स्ट टाइम गया था तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ कहाँ और कैसे मिलेगा रूम, कैसे है क्या है, कुछ मालूम नहीं था। ऊपर से शाम को पहुंचा वहाँ 6:30 बजे करीबन आरती शुरू हो गई थी। तो एक मन में ये भी था कि यार रूम नहीं मिला तो कहाँ रुकूंगा, किसके यहाँ रुकूंगा, कोई रोकेगा नहीं रोकेगा, और कितना महंगा मिले। क्योंकि ऐसे ही होता है जब अकेले होते हैं तो सब कुछ अकेले ही करना होता है सारे डिसीजन। तो मैंने रूम ढूंढा, वहाँ भी यही सीन था कि 100 लोगों को रूम नहीं मिलेगा, 4 लोगों का कमरा है, 5 लोगों का कमरा है, 8 लोगों का कमरा है, नहीं ये तो इतना महंगा है, 4,000 का है, 5,000 का है। तो फिर मैंने 1-2 दुकानों में पता किया, फिर मिल गया। एक पंडित जी हैं वहीं के, वो मंदिर में पूजा पाठ भी करते हैं, उन लोगों का वहीं रहने का भी होता है। तो उनका एक रूम था, तो पंडित जी से संबंध अच्छे हैं, उनका नंबर है मेरे पास, और उनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कभी कोई यदि आप लोग वहाँ जाना चाहते हैं या कोई VIP दर्शन वगैरह करना चाहते हैं तो आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। तो उनको मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरे पास एक रूम है, छोटा सा है, उसमें कर लेना एडजस्ट बेटा। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं पंडित जी, रात ही तो बितानी है भोले बाबा के उसमें दर्शन के लिए। तो फिर मैंने वहाँ गया, उनका रूम देखा, रूम ठीक ठाक था, वॉशरूम वगैरह भी था रूम में, 2 बेड थे उसमें, और रजाई वजाई भी थी। तो मेरे लिए बढ़िया हो गया। वहाँ बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है, ठंड इतनी होती है और टेम्परेचर इतना कम चला जाता है कि आपकी सांस उखड़ती है, आपको फील होने लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है, क्यों पता नहीं अचानक से। तो मैं जब रूम में रूम ले लिया था, उसके बाद थोड़ी देर आराम किया, आरती देखने के लिए निकला तो सांस फूलने लगा। मैंने कहा सांस फूल रहा है। फिर वहाँ पहुँचा तो उस समय वहाँ पहुँचा तो मैंने कईयों के मुँह से सुना, फिर मुझे लगा कि नहीं इधर नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल है ही नहीं, वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। ऊपर से मैं पैदल चल के वहाँ पहुँचा था, रूम लिया, फिर रूम से फटाफट चेंज करके आरती दर्शन में आया, तो सांस आया नहीं। मैं जबकि आरती करीबन 1.5 घंटे के करीबन आरती चलती है, 1.5 घंटे से कम का 1 घंटा के आसपास। तो मैं आधे घंटे के बाद ही आरती से फिर हाथ वाथ जोड़ के प्रसाद वगैरह जो भी करके चला आया रूम में आया, पानी वानी पिया बहुत, उसके बाद तब कहीं जाके थोड़ा सा आराम आया, फिर कहीं जाके थोड़ा सांस आया, थोड़ा रूटीन में हुआ बॉडी की, हाँ ठीक है अब ठीक है। फिर नीचे गया, रात करीबन 9 साढ़े 9 बजे खाना वाना खाया। वहाँ खाना थोड़ा सा महंगा है, पानी की बोतल भी महंगी मिलती है, वहाँ 50 रुपये की पानी की बोतल मिलती है। खाना करीबन 150 रुपये की करीबन थाली है, वो सेम सीन है, 150-200 रुपये करीबन थाली का हिसाब रहता है उधर भी। उसके बाद खाना वाना खा के मैं फिर रूम में आया। मैंने वहाँ एक ग्लव्स लिए और ठंड काफ़ी थी, मंक की कैप भी ली, तो क्योंकि वो पूरा कवर करके रखती है। मैंने कवर तो कर रखा था मफलर वगैरह से, फिर भी मैंने कहा नहीं ये सही रहेगा एकदम। बार बार वो मफलर में क्या होता है कि कभी टाइट हो गया, ढीला हो गया, गिर गया, मंक की कैप ऐसे डालो और सेट कर लो। तो वो लिया, वो सब ले लू के मैं रूम में गया। रूम वहाँ मुझे मिला, उन्होंने मुझे रूम का जो था 800 रुपये का रूम मुझे वहाँ भी मिला। तो 800 रुपये का रूम सोनप्रयाग में, 800 रुपये का रूम केदारनाथ में, ये हमारा हो गया 1600 रुपये का। और बाकी मेरा खाने का करीबन 150 रुपये की थाली सोनप्रयाग में हो गई, 150 रुपये की थाली आपकी केदारनाथ मंदिर में हो गई, तो 300 रुपये ये हो गए। इसी तरह से दोपहर का जो सुबह जब रास्ते में गया था तो करीबन 150 रुपये का वो 50-60 रुपये का अपना चाय नाश्ता हो गया, 100 रुपये करीबन खाना हो जाता है, 150 रुपये का वो हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, फिर ऐसा कुछ होता नहीं खर्चा। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है वहाँ कितना खर्चा करते हैं, आपकी जेब पे है। मैं एक बेसिक चीज़ें जो बता रहा हूँ जो आपको करना ही होता है। खाना तो खाना ही होता है, हम कहीं भी जाएंगे खाना और पानी तो चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, रूम में रात को सो गए। सुबह फिर मैं उठ गया करीबन 4 बजे, 4:30 बजे उठ गया था। 4:30 बजे उठ के जो भी अपना फ्रेश हुए, फ्रेश होके अपना फिर गर्म पानी के लिए उन्हें बोलना पड़ता था पंडित जी को, मैं तो पंडित जी कहता हूँ। तो उनको मैंने गर्म पानी के लिए बोला था रात को, तो उन्होंने सुबह 2 बाल्टी गर्म पानी ला दिया था। और उसका अलग चार्ज होता है कई जगहों पे अगर आप अच्छा सा रूम ले रहे हो तो सही रहता है, कई जगह पे नहीं होता है। दोस्तों अभी लाइट चली गई थी, तो अब उस कमरे में इन्वर्टर है नहीं, तो मैं इस तरफ आ गया हूँ। तो मैं कहाँ पे था, हाँ, कि रात को खाना वाना खा के फिर आ गया लाइट।
लाइट ने भी सुन ली मेरी। चलो फिर दोबारा कमरे में चलते हैं। बैठ के बोलते हैं ना, खड़े खड़े फिर इतना मज़ा नहीं आता। आराम से बैठ के आपको समझाता हूँ। जब आप लोग साथ देख ही रहे हैं तो अच्छे से पूरी बात बतानी पड़ेगी ना। तो फिर ये क्या मैं था, हाँ, रात को खाना वाना खा कर जब हम आराम करके सो गए, फिर दूसरे दिन सुबह मैं करीबन 4 बजे 4:30 बजे उठ गया था। उठ के मैं 5:30 बजे लाइन में लग गया था। वो सुबह के एक्चुअली क्या होता है केदारनाथ में ये है कि शाम के समय आपको दर्शन दूर से होंगे, आरती होती है। सुबह के समय आरती भी होती है, आप बाकायदा अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। जैसे किसी को कोई पूजा पाठ करवानी है, कोई वीआईपी दर्शन है, नॉर्मल दर्शन है, ये चीज़ सुबह के समय होती है। शाम को केवल आपको दर्शन होते हैं कि आप ठीक है दूर से खड़े हैं, दर्शन कर लिए, आपने आरती में भाग ले लिया। शाम 6:30 बजे से 6 बजे से जो भी आरती का टाइम होता है, सुबह आरती होती है। सुबह आपको 6 बजे कपाट खुलते हैं और वो खुले रहते हैं फिर शायद दोपहर 10 से 11 बजे तक। मुझे इतना ध्यान नहीं, मैं ज़्यादा देर वहाँ रुका नहीं था सुबह फिर। तो ऐसा सीन है। तो सुबह फिर मैंने लाइन पे लगा, प्रसाद वसाद लिया, लाइन पे लग गया था मैं 5:30 बजे। फिर कपाट खुले 6 बजे। 5:30 बजे वहाँ टेम्परेचर हो रहा था -4 और बहुत ठंडा था। पर होता है कि उस समय एक अंदर से एक अजीब सा एक वो आता है कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस समय। तो अभी यहाँ नॉर्मल क्या होता है, ठंड में हमें बहुत ठंडा लगता है, वहाँ तो कुछ नहीं। सुबह उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, नहाए हैं और जैकेट डाली और चल दिए हैं पर नंगे पैर, क्योंकि चप्पल पहन जूते वो नंगे पैर खड़े हैं वहाँ। जब मंदिर के नज़दीक थे ना, क्योंकि जिस समय मैंने लाइन लगाई उस समय भीड़ भाड़ कम थी, तो मंदिर के नज़दीक थे, जूते खोलने पड़े, जूते खोल के खड़े हैं। तो जब 6 बजे कपाट खुले फिर दर्शन हुए, दर्शन करे आराम से, अच्छे से दर्शन हुए। पंडित जी थे तो पंडित जी ने अंदर हमारा प्रसाद वगैरह अंदर भोले बाबा तक पहुंचा दिया, चढ़ गया प्रसाद वगैरह, चढ़ गया, अच्छे से दर्शन करके आ गए। उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि नेसेसरी किसी को कुछ देना होता है, जैसे कई मंदिरों में होती पर्ची कटनी है इतने की, ये करना। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से जितना मर्जी आपकी श्रद्धा है आप अपने उस हिसाब से प्रसाद लीजिए और अंदर चढ़ाइए। कोई स्पेशल पर्ची नहीं, कोई नेसेसरी नहीं है। आप पूजा पाठ कराएंगे तो मंदिर समिति है, तो समिति अपने हिसाब से वो चार्ज करती है। कोई स्पेशल पूजा पाठ, किसी को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए तो ठीक है। अदरवाइज़ तीर्थ धामों में अधिकतर लोगों को पता ही है कैसा होता है, वो जाओ प्रसाद चढ़ाओ दर्शन कर लो, वही बहुत होता है, वहीं भगवान तार देते हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैंने मंदिर के चारों तरफ पीछे जो भीमशिला वगैरह ये सब घूम के फिर गया भैरव बाबा मंदिर गया और वहाँ रुका रहा काफ़ी देर तक, मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटा ये रहा। दूसरे दिन फिर वापस आया रूम पे, ठीक हो गया। पंडित जी मिले थे, अपना सामान लिया, नीचे आया। फिर मैंने देखा फिर आते समय क्या हुआ, आते समय मैं लेट आया। फिर तो मैंने प्लान किया था कि नहीं मैं क्या करूँगा, बैग अपना जो खच्चर वाले होते हैं उनको दे दूँगा और मैं पैदल ही आ जाऊँगा। फिर मैंने कहा नहीं यार, जब आते चढ़ाई करते समय मैं जब खुद ही आ गया तो पैदल भी खुद ही चला जाऊँगा। तो नीचे उतरते समय भी मैं पैदल ही आया और चढ़ाई में जो समय लगता है उसका आधा समय लगता है नीचे आने में। और इसके लिए भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि पैदल रास्ते में इतना समय क्यों लगता है और कैसी चढ़ाई है वहाँ पे। कई लोग बोलते हैं नहीं बहुत भयानक चढ़ाई है, कोई बोलते हैं नहीं बहुत इजी है, इजीली हो जाता है। जैसे अभी मेरे ही मुंह से निकला होगा नहीं आराम से चढ़ा था। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा, बने रहना चैनल के साथ। और दूसरे दिन तीसरा दिन हो गया, ठीक है ना। पहले दिन हम सोनप्रयाग, दूसरे दिन हम केदारनाथ, तीसरे दिन हम सुबह दर्शन करके वहाँ से वापसी। मैं ज़्यादा दिन रुका नहीं, मेरा मन था वहाँ 2 दिन और रुकने का, बट ये कि छुट्टी का थोड़ा सा इशू था तो वापस आ गया। वहाँ से सोनप्रयाग आया, शाम को पहुँच गया था सोनप्रयाग में करीबन 3-4 बजे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बद्रीनाथ जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं अभी बद्रीनाथ जाऊँगा 350-400 किलोमीटर है, फिर छुट्टी का भी इशू है। तो मैंने सोनप्रयाग में ही दोबारा रूम लिया, उसी जगह लिया तो वो सेम रेट था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा और सर्च करें, क्योंकि मेरे पास टाइम था। क्योंकि पहले दिन क्या हुआ था कि 8:30 बजे पहुंचा था रात को। तो ये होता है कि रात को उस समय टाइम नहीं था, सब कुछ सुनसान हो गया, लगभग भीड़ भाड़ थे, ये थे। मेरे पास था टाइम था तो मैंने सर्च किया तो मुझे सस्ते में मिल गया। यानी मुझे सोनप्रयाग में रूम दूसरे दिन मुझे मिल गया 600 रुपये में। तो मेरे पास हो गया 800, 600, ये तो मेरे हो गया भाड़ा। 150 और 150 ये हो गया मेरा खाना। फिर शाम को जब सोनप्रयाग पहुंचा तो वहाँ भी मैंने लगभग 150 का खाना खाया, 4 बार हो गया खाना। उसके बाद ये तो हो गया खाने का और रहने का।
बाकी चीज़ें जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के आपको बता दूंगा, कुछ चीज़ें छूट रही होंगी तो। रहना खाना हो गया, तेल का मैंने आपको बता दिया, जाने का भी मैंने बता दिया। करीबन मैं यहाँ से 14 घंटे लगे थे मेरे को जाने में। और मैं जिस तरह से मैं ड्राइव करता हूँ, मैं ज़्यादा तेज़ तो ड्राइव नहीं करता हूँ, पर मैं ज़्यादा रुकना नहीं पसंद करता हूँ कि मुझे पता होता है कि सोलो है तो अपने हिसाब से हम अपने अपने छोटे छोटे स्टॉपेज रखते हैं, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। उसके बाद वहाँ सोनप्रयाग से फिर दूसरे दिन सुबह में 6 बजे करीबन चला और वही सीधे फिर रुद्रपुर वापस आ गया। कोई इशू नहीं, कुछ नहीं। आते समय गैस से तेल भराया, सीधे आराम से अपना रुद्रपुर तक। ये था पूरा सफ़र। अब इसमें क्या है कि वहाँ बाइक पार्किंग का आपके माइंड में आ रहा होगा कैसा क्या सीन है, बाइक कहाँ खड़ी करेंगे, क्या रहेगा। उसके लिए ये है कि आप जब गौरीकुंड जब हम सोनप्रयाग पहुँचते हैं, सोनप्रयाग में पार्किंग है बाइकों की और बाइक कार सबकी। वहाँ पे आप बाइक लेके जाओ, वहाँ आराम से अपनी बाइक पार्क करो। वो एक पर्ची काटता है, आई थिंक 30 रुपये की 24 घंटे के हिसाब से काटता है पर्ची। वो आपको पर्ची दे देगा, आप पर्ची पकड़ के बाइक को अपना लॉक करके जैसे भी हो चल जाओ। आप रही बात आपके लगेज की, लगेज आप अपने साथ होटल में रख सकते हैं। और हेलमेट जैसे होते हैं कईयों के, जैसे मैंने हेलमेट जैसे होता है हेलमेट कैरी करना है, तो हेलमेट का भी है वहीं पर ही। वो आपको 10 रुपये चार्ज करता है 24 घंटे के, उसके हर 24 घंटे में 10 रुपये उसके बढ़ते हैं। इस तरह का सीन है। और ये सब था। लगेज मैंने रखा नहीं था, पर मुझे सुनने में आया था कि लगेज का भी है। जैसे आप कभी आपको मान लो इतना भारी हेवी, कई लोग जैसे बाइक से जाते हैं तो उनके पास सैडल स्टे वगैरह कई सारी चीज़ें होती, सैडल बैग वगैरह होती, सॉरी, तो उनको कैरी करके ऊपर केदारनाथ तक ले जाना या कहीं खच्चर में ले जाना कोई नहीं चाहता है। कोई सोचता है ठीक है मैं अपना कैमरा वाला बैग ले चलूँगा और अपने शूटिंग वूटिंग करेंगे, जो भी है अपना छोटा हल्का सामान लेते हैं, हेवी सामान यहीं रहने देते हैं। तो उसके लिए भी वहाँ ऑप्शन है। वो शायद 50 रुपये करके है, कुछ ऐसा है वहाँ पे। मैंने रखा नहीं तो मैंने उसके बारे में पूछा नहीं, तो इसलिए तो ये है पूरा प्रोसेस। तो ये खर्चा ज़्यादा ऐसा कुछ बैठता नहीं है। मैं तो 2 दिन 3 दिन रुका तो मेरा करीबन 90 रुपये के आसपास, 100 रुपये के आसपास वो हुआ था। हेलमेट का मेरा 2-3 दिन का था, तो 100-150 रुपये वो मान लो पार्किंग का। इतना तो हमारे यहाँ नॉर्मल पार्किंग ले लेते हैं, सुबह तक शाम तक खड़ा करो तो 100 रुपये ले लेते हैं। तो ये है, और कोई ख़र्चा नहीं है, आराम से जा सकते हैं। रोडें बहुत अच्छी हैं। इस रोड से, जिस रूट से मैं गया था, इस रूट से आपको देखने के लिए, घूमने के लिए जगहें वो मिलेंगी जो रियल पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया। मतलब कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस नहीं है, कोई बनावटी नहीं है कि हाँ टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए ऐसा बना दिया। आपको रानीखेत से इतना अच्छा व्यू, द्वारहाट, गौचर, ऐसे अच्छी जगह हैं, और आदि बद्री, मतलब बहुत अच्छे से व्यू मिलेंगे, बहुत बढ़िया व्यू मिलेंगे इस रूट पे। जो हमारे इस साइड के हैं, जो जैसे अल्मोड़े से पिथौरागढ़ से, चंपावत से, इन लोगों के लिए ये रूट मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा रूट है। ये लोग सीधे यहाँ से अल्मोड़ा रानीखेत होते हुए ऐसे निकल सकते हैं। और जो उस तरफ के हैं जैसे हरिद्वार ऋषिकेश वाले या दिल्ली वाले, उनके लिए वो रूट बहुत अच्छा है। हरिद्वार तक आ जाते हैं, हरिद्वार से फिर हरिद्वार ऋषिकेश, वो रोडें भी बहुत चौड़ी है और बहुत अच्छे से चलती हैं, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। हमारी तरफ की रोडें कई जगह सिंगल्स हैं, जैसे ये रानीखेत से द्वारहाट की तरफ जाओ तो कई जगह सिंगल्स रोड है। गौचर के आसपास के एरिए में कई गाँव में सिंगल रोड हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा वो होता है, तो उधर तो बढ़िया है। इस तरह से रहा पूरा सफ़र। और कुछ भूल चूक हो गई होगी तो, या कुछ छूट गया होगा बताने को, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। कोई और क्वेरीज़ वगैरह जानकारी आपको चाहिए होगी। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। मेरे पास इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, आप लोगों को दिखाता रहता हूं, और कोशिश करता हूं कि मैं जहां जाता हूं वो जगह आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करूं। और बस आप लोग का साथ चाहिए, और आशा करता हूँ इस कोविड में और इसमें ये जो महामारी है या लॉकडाउन चल रहा है, इसका आप सब लोग अच्छे से पालन कर रहे होंगे, सब अच्छे से घर में स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे।